जय हिंद। आज हम लोग द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे। तीन विधि पढ़ेंगे इसका। एक है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और तीसरा है द्विघात सूत्र से। पहले हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक समझते हैं। कोई भी बहुपद जो द्विघाती है, जैसे कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें x के जगह पर कोई वास्तविक संख्या यदि रख रहे हैं और ये वास्तविक संख्या रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 कर देता है, तो इस वास्तविक संख्या को ही द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। यदि k px का शून्यक है तो pk का मान 0 होगा। मतलब x के जगह में यदि उस बहुपद में k बैठाएंगे तो पूरे बहुपद का मान को 0 कर देगा। अब समझते हैं द्विघात समीकरण का मूल क्या है। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है मानक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें चर के स्थान पर कौन सा वास्तविक संख्या बैठाया जाए, जिसको बैठाने पर ये जो समीकरण है संतुष्ट हो जाए। समीकरण के संतुष्ट होने का मतलब क्या है कि इसका जो बायां तरफ मान आ रहा है वो दाहिना तरफ के मान के बराबर हो जाए। दाहिना तरफ 0 है, इसका मतलब बायां तरफ का जो मान आएगा वो 0 के बराबर हो जाए। इससे क्या पता चला कि द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वही द्विघात बहुपद का शून्यक होता है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं। तो पहला विधि है गुणनखंड विधि द्वारा, जिसको पहले हम लोग समझेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस विधि में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला पद और अचर पद दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर गुना माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर। अब मध्य पद को हम दो भागों में विभक्त कर देंगे। इस तरह से विभक्त करेंगे कि उन दोनों पदों को जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आता हो और गुना करने पर क्या आता हो, एक्स स्क्वायर वाला पद और अचर पद का गुणनफल के बराबर आ रहा हो। तो देखिए ये दोनों का गुणनफल कितना है, माइनस 10x स्क्वायर। तो इसमें से 10 का हम गुणनखंड पहले देखेंगे, इससे हमको पता चल जाएगा। 2 5 6 10, मतलब माइनस 5x और 2x प्लस 2x, ये दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, माइनस 3x। और गुना करने पर कितना आएगा, माइनस 10x स्क्वायर। तो ऐसे ही मध्य पद को विभक्त कर देंगे दो पदों में। एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा और प्लस 2x माइनस 10। अब क्या करेंगे, अब दो पद को देखेंगे, उन दोनों पदों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब उन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, सेम चीज क्या है दोनों में। जैसे कि एक्स स्क्वायर और माइनस 5x, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, x है, दोनों में x है। तो एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स होता है, एक x उससे बाहर कर लिए तो कितना बचा, एक x बचा। माइनस 5x से x को निकाल दिए तो कितना बचा, माइनस 5 बचा। अब दूसरा देखिए 2x और माइनस 10 में दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, क्योंकि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब 2 कॉमन लेने पर 2x में x बचा और माइनस 10 से 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, माइनस 5 बचा। फिर देख रहे हैं कि x माइनस 5 दोनों में आ रहा है, फिर से हम कॉमन ले लेंगे उसको। x माइनस 5 को कॉमन लेने पर अब बचा क्या, तो पहले वाले में x बचा है और दूसरे वाले में प्लस 2 बचा है। अब देखिए गुना के रूप में आ गया, तो ये गुणनखंड के रूप में आ गया है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि इसको 0 के बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो a वाला पद 0 होना चाहिए, 0 इंटू एक्स प्लस 2 0 हो जाएगा, या a वाला 0 होना चाहिए, x माइनस 5 इंटू 0। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग।
दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो या x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इधर वाले को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, x इक्वल टू -2। इस तरह से हमको दो मूल प्राप्त हो गया, एक 5 है, दूसरा -2 है, लिख सकते हैं। इसलिए द्विघात समीकरण का मूल क्या है, 5 और -2, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसका दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि 2x² प्लस x माइनस 6, इसको भी गुणनखंड विधि द्वारा हमको सॉल्व करना है। टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, फिर x² वाला पद और अचर पद दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ कितना आ रहा है, -12x² आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड निकाल लेंगे। मध्य पद -x को दो भागों में बांटना है, दो पदों में तोड़ना है, इस तरह से कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर -x हो और गुना करने पर कितना आ रहा हो, -12x² के बराबर आ रहा हो। तो -4x प्लस 3x करने पर -x प्राप्त हो रहा है। तो 2x² 2 दूना 4 हो रहा था, तो -4x रखेंगे प्लस 3x रखेंगे, -6 इक्वल टू 0। अब दो पद में कॉमन देखेंगे, जैसे कि 2x² -4x में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, दोनों में 2 है और x है। तो 2x² में 2x कॉमन ले लिए तो x बचा, और -4x में 2x कॉमन ले लिए तो -2 बच रहा है। अब देखिए 3x और -6 में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है, इसमें x बचा और -2 बचा। फिर से देखिए कॉमन आ रहा है x -2, तो फिर से कॉमन ले लेंगे x -2। अब बचा कितना, तो पहले वाले में 2x बचा और दूसरे वाले में +3 बचा। इसको अब देख रहे हैं कि अब गुणनखंड रूप में आ गया है, तो दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर लिख देंगे। या तो x -2 0 होना चाहिए या 2x + 3 0 होना चाहिए, कोई भी एक 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू 2 आ रहा है, और इधर वाले को सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना आ रहा है, -3/2। इस तरह से दो मूल प्राप्त हो गए, एक 2 है, दूसरा -3/2। ये हो गया आंसर। अब देखिए इसका तीसरा नंबर क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, √2x² इंटू 5√2 कितना हो रहा है, 10x²। 10 का गुणनखंड लिख देंगे, 2 5 6 10 हो रहा है, तो 5x प्लस 2x 7x हो गया। दोनों को गुना करने पर कितना होगा, 10x² होगा। इस तरह से 7x को दो भागों में बांट दिए, दो पदों में विभक्त कर दिए। एक क्या है, 2x है और दूसरा 5x। इन दोनों पदों को किसी को भी पहले लिख सकते हैं, 5x को भी लिख सकते थे पहले।
अब दो दो पदों में कॉमन देखिए, √2 दोनों में कॉमन है, इन दोनों में, और x भी कॉमन है, तो √2x कॉमन ले लिए। बचा कितना? तो पहले वाले पद में x आया और दूसरे वाले में 1। फिर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 5 दोनों में आ रहा है। इस तरह से हम लोग गुणनखंड निकाल दिए। अब क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखना है। दो वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। अब लिख देंगे, इसलिए मूल, क्या मूल मिल रहा है, एक है -√2, दूसरा क्या है -5/2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x² - x + 1/8, 4 नंबर है। = 0। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 2x² × 1/8 करने पर कितना आएगा, 1/4x²। मध्य पद को दो पदों में विभक्त करेंगे और दोनों पदों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 1/4x² होना चाहिए। अब कॉमन लेते हैं दोनों में। इस तरह से हम लोग गुणनखंड निकाल दिए। अब प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे। तो पहला गुणनखंड कितना है, x - 1/4 = 0 लिखेंगे, या 2x - 1/2, इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, x = 1/4, या इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो दोनों ही मूल बराबर आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसलिए मूल बराबर 1/4, 1/4। ये हो गया आंसर।
अब नेक्स्ट कौन सा है, उसका 5 नंबर है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1, इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, 100x² को 1 से गुना कर देंगे, तो कितना हो रहा है, 100x² हो रहा है। इसके बराबर होना चाहिए जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और दोनों का गुणनफल निकालेंगे। 100 का गुणनखंड लिख देते हैं, तो -10x और -10x माइनस 20x हो रहा है, दोनों को गुना करने पर 100x² हो रहा है। तो इस तरह से -20x को क्या लिख सकते हैं, -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, 10x कॉमन हो गया है, तो इसमें बचा कितना, 10x माइनस 1, इसमें -1 कॉमन ले लेने पर 10x माइनस 1 कॉमन हुआ। अब फिर से देखते हैं, 10x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो बचा कितना इधर, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर देते हैं, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 गुणनखंड के रूप में आ गया है, तो दोनों को 0 के बराबर कर दिए, या इधर वाला 0 होना चाहिए या दूसरा वाला 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1/10। इधर सॉल्व करने पर x का वैल्यू 1/10 आ रहा है, इसलिए इसका दोनों मूल बराबर आ रहा है, 1/10 है और दूसरा 1/10 है। अब देखते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग कितना होना चाहिए, 27। दोनों संख्याएं नहीं मालूम है, तो एक को x मान लीजिए और दूसरे को क्या लिखेंगे, योग में से x को माइनस कर देंगे। दोनों का योग दिया हुआ है, एक संख्या यदि माइनस कर देंगे तो दूसरा संख्या बचेगा। फिर दोनों को गुणनफल के रूप में लिखेंगे और जितना गुणनफल आएगा उसको 182 के बराबर करके समीकरण को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्या को पहले एक संख्या मानते हैं, मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दोनों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27। तो योग में से एक संख्या माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। सत्ताईस में से एक संख्या माइनस कर दी तो दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है, 182। अब जो माने हैं संख्या उन दोनों को भी गुना करेंगे तो गुणनफल निकलेगा। पहले इन दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों का गुणनफल, एक संख्या कितना है, x है, दूसरा 27 माइनस x है, तो गुना कर दीजिए, 27x माइनस x²। देखिए प्रश्नानुसार एक गुणनफल कितनी होनी चाहिए, 182। यहाँ कितना है, 27x माइनस x², तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार सत्ताईस एक्स माइनस x², इसका मान कितना होना चाहिए, 182 के बराबर होना चाहिए, 182। माइनस x² प्लस 27x माइनस 182। गुणनखंड विधि द्वारा जब भी हल करेंगे तो उसको पहले मानक रूप में लाएंगे समीकरण को, तो ये मानक रूप में है।
अब सॉल्व कर देंगे। -x² इंटू -182 तो 182 x² हो रहा है। 182 का गुणनखंड निकाल देंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं -x² प्लस 14x। इन दोनों में कॉमन क्या है? x यदि कॉमन ले रहे हैं तो -x यहाँ बचेगा और इसमें 14x में x निकाल चुके हैं तो +14 होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ -13 कॉमन ले लेते हैं। -13 कॉमन लेने पर यहाँ -x बचेगा और इधर वाला प्लस में आ जाएगा। कितना होगा? +14 = 0। अब देखिए -x + 14 x - 13 = 0। अब देखिए ये गुणनखंड रूप में आ गया। प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना आएगा? 14 आएगा। इधर वाले को सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना आएगा? 13 आएगा। इस तरह से दो संख्याएं क्या क्या हो गई? एक 14, एक 13। पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरा कितना? 27 - 14 13 हो जाएगा। पहली संख्या को 13 लेंगे तो दूसरा 27 - 13 14 हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर को सॉल्व करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक है, प्लस में होगा। लेकिन धनात्मक क्रमागत मतलब क्या होता है? एक के बाद, मतलब उसके जस्ट एक बाद। तो एक यदि x होगा तो उससे एक ज्यादा होगा, x + 1 दूसरा पूर्णांक होगा। मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। एक x होगा तो दूसरा उससे एक ज्यादा, मतलब x + 1 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो x और x + 1 के वर्गों का योग कर लेते हैं, दोनों के वर्गों का योग। एक है x, उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस दूसरा क्या है? x + 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x + 1 होल स्क्वायर है, इसको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके तोड़ देंगे।
इतना आ रहा है। अब देखिए प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। इसका मतलब ये जो आया है 2x² + 2x + 1, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 365 के बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग जो भी आया है कितना है, 2x² + 2x + 1, ये मान कितना होना चाहिए, 365 के बराबर होना चाहिए। अब 365 को बाएं तरफ ले आते हैं मानक रूप में लाने के लिए, 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तीनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। दो गुना में है, उसको दाहिने तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, x² + x - 182 और इधर 0/2। अब इधर देखिए इसको मध्य पद को 2 भागों में 2 पदों में बांटते हैं। गुणनफल कितना होना चाहिए दोनों पदों का, तो -182x², तो 182 इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब इसको 2 पदों में विभक्त कर लेते हैं मध्य पद को। तब कॉमन ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड रूप आ गया है। प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कीजिए, x + 14 = 0 या फिर x - 13 = 0। इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू क्या आ रहा है, -14, और इधर सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो -14 वैल्यू समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि समीकरण में 2 संख्याएं कैसी होनी चाहिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो ये धनात्मक नहीं है इसलिए नहीं होगा। एक संख्या 13 होगा, दूसरा उससे एक ज्यादा मतलब 14। इस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, x का -14 वाला वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि समीकरण को तो संतुष्ट कर रहा है लेकिन स्थिति को संतुष्ट नहीं कर रहा है। हल की बात यदि कहा जाए कि इसका हल क्या होगा, मूल यदि निकाला है तो दोनों ही मूल होगा, -14 भी है और 13 भी है। लेकिन इसका जो इस सिचुएशन के अनुसार जो इसका संख्याएं हमको निकालना है, धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो दोनों उसमें से हम एक वैल्यू को लेंगे, एक 13 लेंगे और दूसरा क्या होगा उससे एक ज़्यादा तो 14। इसलिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तेरह और 14 होगा, ये हो गया आंसर। अब देखिए 5 नंबर में क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसमें से आधार क्या है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका संबंध दिया हुआ है।
ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार को यदि x मानेंगे तो ऊंचाई x से 7 सेंटीमीटर कम, x-7। कर्ण कितना है? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो यहाँ लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। अब इसको शब्दों में लिख देंगे। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, ऊंचाई कितनी होगी? तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x-7। कर्ण क्या है? कर्ण बराबर 13 दिया है। यहाँ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करके इसको लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक है x, उसका वर्ग हो गया x², और दूसरी भुजा क्या है? x-7, उसका वर्ग हो गया x-7 का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? कर्ण का स्क्वायर, 13 स्क्वायर। ये कहाँ से लिखे हैं? लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। x-7 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। x² और x² 2x² माइनस 14x माइनस 120, 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना मिलेगा? x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। फिर x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2, मतलब 0। अब क्या करना है? इसका गुणनखंड निकाल लेना है। -7x को 2 पदों में विभक्त करके x² इंटू -60 तो -60 हो रहा है, -60x² हो रहा है। अब इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। -12x प्लस 5x। अब इसको कॉमन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। गुणनखंड रूप आ गया। प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर लिख देंगे। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक 12 आ रहा है और दूसरा -5। तो जब भी कोई स्थिति दी हुई है तो मूल निकालने के बाद हम उस स्थिति को देखेंगे कि क्या जो मूल दोनों आया हुआ है स्थिति को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। x क्या माने है? समकोण त्रिभुज का एक भुजा माने है, आधार माने है। तो आधार कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब -5 जो है उसको हम इस स्थिति में नहीं लेंगे, 12 लेना पड़ेगा। इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया? 12। ऊंचाई कितनी होगी?
तो ऊंचाई जो है 7 कम है, तो 12 से 7 कम करेंगे कितना होगा, 5 सेंटीमीटर में है, तो लगा दिए। ये हो गया आंसर। अब 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बर्तनों की संख्या नहीं मालूम है और प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है वो भी नहीं मालूम है। तो प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है उसको किसके रूप में दिखाया गया है, तो बर्तनों की संख्या के रूप में दिखाया गया है कि बर्तनों की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक। इसका मतलब बर्तनों की संख्या को यदि x मान लेंगे उससे हम नग के निर्माण लागत निकाल सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए किसी विशेष दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या x है। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक नग का कीमत कितना है, निर्माण लागत कितना था, तो बर्तनों की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना होगा, लिख देंगे प्रत्येक मग का निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, और कुल बर्तन कितना है, x है। तो कुल निर्माण लागत कितना हो गया, एक का कितना लागत है और टोटल कितना निर्माण किया गया है, तो एक का लागत है 2x + 3 और कुल कितने बर्तन निर्माण किए गए हैं, तो x। तो कुल लागत बराबर, तो एक का लागत को कुल संख्या से गुना कर देंगे। एक का लागत कितना है 2x + 3 और कुल बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। दोनों को गुना कर दिए तो कितना मिल रहा है, 2x² + 3x। प्रश्नानुसार कुल लागत कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि 2x² + 3x = 90। नब्बे को इधर ले आइए। अब देखिए 2x² × -90 -180 x², तो 180 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। अब मिडिल टर्म को, बीच वाले पद को 2 पदों में विभक्त करते हैं, +12x + 15x - 12x। अब कॉमन ले लेते हैं।
फिर से कॉमन लेने पर गुणनखंड रूप में आ गया है। अब प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे। x का वैल्यू 1 -15/2 आ रहा है और दूसरा वैल्यू आ रहा है 6। देखिए बर्तनों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं, इसलिए हम -15/2 मान को नहीं लेंगे क्योंकि यह स्थिति को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो x बराबर 6 लेंगे। बर्तनों की संख्या हो गई। हमको क्या निकालना है? तो बर्तनों की संख्या भी निकालना है और प्रत्येक नग की लागत भी लिखनी है। कितना हो गया? 6। और प्रत्येक बर्तन का लागत या प्रत्येक नग का लागत 2 गुने से 3 अधिक, मतलब 6 का 2 गुना कर देंगे, उससे 3 ज़्यादा, कितना हो जाएगा? 15 रुपया। तो ये हो गया आंसर। जब भी इस तरह का कोई स्थिति दिया हुआ है तो उसको पहले हम द्विघाती समीकरण का रूप देंगे, फिर उसका मूल निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या कि उन दोनों मूल को कि वह स्थिति के अनुसार कौन सा मूल उसमें सटीक बैठ रहा है, उस स्थिति को कौन सा मूल संतुष्ट कर रहा है। जो मूल संतुष्ट करेगा वही उसका आंसर होगा। उसके अनुसार ही हम आंसर निकाल सकते हैं। यदि दोनों संतुष्ट कर रहा है तो दोनों के अनुसार हम आंसर निकाल सकते हैं।